नमस्कार, शुभ दोपहर आप सभी को। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार से लिपिका क्लासेस में। तो स्वागत है आप सबका पुनः एक बार से लिपिका क्लासेस में। राधे राधे आप सभी को, प्रणाम नमस्कार। मैं अमित और आज हम जो कहानी देखने वाले हैं आपको दिख रहा होगा, रोज गैंग्रेन। दोनों इसी कहानी के नाम हैं, रोज कहिए या फिर गैंग्रेन कहिए, दोनों जो है इसी कहानी के नाम हैं। पहले ये कहानी रोज नाम से थी और फिर ये गैंग्रेन नाम से कहानी हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों नाम लिखे हैं और ये अज्ञेय की कहानी है। तो इसी कहानी पर आज अपनी जो है बात होने वाली है। पहले कहानी को लाइन टू लाइन देखेंगे और देखते हुए ही इस पर जुड़ी सारी बातें करते चलेंगे। सबसे पहले बात, ये जो अपनी कहानी है रोज, ये विप्थगा, अज्ञेय का कहानी संग्रह है विप्थगा। तो विप्थगा में गैंग्रेन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी, बाद में इसका शीर्षक क्या कर दिया गया था, रोज कर दिया गया था। तो ये अज्ञेय की जो गैंग्रेन शीर्षक कहानी है, जो रोज नाम से कब लिखी गई थी, गैंग्रेन शीर्षक से 1934 में लिखी गई थी और विप्थगा में इसका संकलन कब हुआ, 1937 में। ठीक है, 1937 में ये विप्थगा में आता है। यहाँ पर मैंने दे रखा है कहाँ लिखा था इन्होंने ये कहानी, तो डलहौजी जेल 1931 में लिखा था और ये कहानी उन्होंने बिंदु को समर्पित किया है। बिंदु को ये कहानी उन्होंने समर्पित किया है। विप्थगा कहानी संग्रह की एक खासियत ये है कि इस कहानी संग्रह में जितनी कहानियाँ लगी हैं उनमें से अधिकतर कहानी जो है इन्होंने किसी न किसी जेल में लिखी है। कोई दिल्ली जेल में है तो कोई डलहौजी जेल में है। ऐसे ही जेलों के नाम कहानी की शुरुआत होने से पहले दे रखे हैं और कौन सी कहानी किसे समर्पित की गई है ये भी वहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक कहानी के लिए अलग अलग नाम, बात समझ गए। और पूरा का पूरा जो संग्रह है इनका विप्थगा, ये इन्होंने अपनी बहन इंदु को समर्पित किया है। समर्पण, जब आप संग्रह के समर्पण को पढ़ेंगे तो इनकी बहन इंदु को ये समर्पित है। 1990 में विप्थगा के 5वें संस्करण में गैंग्रेन नाम से कहानी आई। आरंभ में रोज इसका नाम था। तो 1990 में विप्थगा का 5वां संस्करण आता है और वहाँ पर क्या होता है, रोज से कहानी का नाम बदल करके गैंग्रेन कर दिया गया। ठीक है, अज्ञेय पत्रिका भी निकालते थे, उनमें एक प्रमुख पत्रिका रहती है प्रतीक पत्रिका। साथ ही याद रखिएगा, अज्ञेय ने तार सप्तक के 4 अंकों का संपादन किया था, जो क्रमशः 43, 51, 59 और उसके 20 वर्ष बाद चौथा 79 में आता है। तो ये 4 इनके तार सप्तक थे जिनका इन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा अज्ञेय हमारे सामने एक कहानीकार के रूप में भी आते हैं, उपन्यासकार के रूप में भी आते हैं और कवि तो खैर हैं ही। कहा जाता है कि अज्ञेय की विशेष रुचि कहानियों में रही नहीं। कविताएं इन्होंने अच्छी लिखी, कहानियां भी अच्छी लिखी और इनके पूरे साहित्य को आप देखिएगा तो वहाँ पर मनोविज्ञान का रूप आपको दिखेगा, जो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी जैनेन्द्र से होते हुए अज्ञेय की कहानियों में आ रहा है, अज्ञेय की रचनाओं में आ रहा है। और अज्ञेय पर पश्चात में अगर किसी चीज़ का प्रभाव माना जाता है तो अस्तित्ववाद। किसका माना जाता है, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का प्रभाव है अज्ञेय पर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगले स्लाइड को देखिए। विप्थगा में संकलित कहानियाँ, विप्थगा में जो कहानी संकलित है अज्ञेय की, उन कहानियों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो उन कहानी संकलित कहानियों में कौन सी कहानी है, पहली ही कहानी आपको मिल जाएगी विप्थगा, दूसरा है पगोड़ा वृक्ष, तीसरा है हरसिंगार, चौथा है हारिति और 5वीं कहानी आपकी है रोज। ये आपके सिलेबस की कहानी 5वीं। अकलंक 6 हुआ, दुख और तितलियां 7, मिलन 8, एकांकी तारा 9, अमर वल्लरी 10, कड़ियाँ और शत्रु हो गए आपके 12 कहानी। कितने कहानी हो गए, 12।
तो ये 12 कहानी जो है संकलित है विपथगा कहानी संग्रह में, जो 1937 में आया था। अगर आपसे पूछे कि रोज कहानी कब आई, 1934, विपथगा संग्रह कब आया, 1937, और अगर आपसे पूछे विपथगा कहानी कब आई, तब आपको 31 की तरफ जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। तो विपथगा कहानी भी पहली आई थी। अज्ञेय की पहली कहानी अगर आपसे कोई पूछता है तो अज्ञेय की पहली कहानी है जिज्ञासा। अज्ञेय की पहली कहानी है जिज्ञासा। अब देखिए यहाँ पर एक कथन भी मैंने ले रखा है। रोज अज्ञेय को, रोज जो है अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। रोज क्या कह रहे हैं कि रोज अज्ञेय की चर्चित कहानी है, और चर्चित क्यों है, तो इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भों में देखने का काम किया गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एकरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है, वह उस युग की कहानियों में विरल है। मध्य वर्ग के परिवारों में जो एक रस्ता होती है, एक रस्ता मतलब एक ही तरह का रस हो, दूसरा कुछ ना हो, एक ही तरह की बातें हो, एकात्मक सत्ता एक तरह से समझिए। ये उस युग की कहानियों में विरल थी जिसे इन्होंने व्यक्त किया है अज्ञेय ने। उस समय की कहानियों में इस तरह की बातें या इस तरह के किसी के सूनेपन को, किसी के अकेलेपन को उकेरने का काम उस समय इस तरह नहीं होता था जिस तरह अज्ञेय जो है इस कहानी में करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है विजय मोहन सिंह का। किसका स्टेटमेंट है? विजय मोहन सिंह का। तो यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं कहानी पर। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि दोपहरिए में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। ये क्या कह रहे हैं कि दोपहरिए में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही, उस घर के सूने आंगन में जब मैंने पैर रखा तो ऐसा मुझे लगा कि उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है, और उस घर के वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य जो कहा ना जा सके, अस्पृश्य जिसे छुआ ना जा सके, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। कुछ है उस घर में। किसका घर है ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, आगे बताएंगे कि किसका घर है। किसी के घर ये गए हैं। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। तो पहले पात्र का नाम आ गया है मालती। अज्ञेय जब इसके घर गए हैं, इसके घर को देख करके कह रहे हैं कि उस पर कोई सांप की छाया मंडरा रही थी। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठी विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववृत्त हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। तो अज्ञेय जो है मालती के घर गए हैं। मालती के घर को देख करके कहते हैं कि इस पे कोई छाया मंडरा रही है, और उनकी आवाज़ सुन करके जब वो आती है तो पहले देखिए थोड़ा सा मुरझाई हुई उसकी जो मुख मुद्रा रहती है, वो थोड़ा सा एक विस्मय वाला भाव ला करके, हल्का मुस्कुराहट वाला वैसा करने का प्रयास करती है। फिर वो पहले की तरह मुरझाई हुई मुद्रा में चली जाती है और इनको लेकर के अंदर जाती है। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी नहीं, अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब आया करते हैं? 1:30-2 बजे। तो मालती के पति कब आया करते थे? 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? लेखक पूछ रहा है कि कब के गए हुए हैं। मालती कहती है, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। अब ये अपनी बात कह रहे हैं कि जब ये कहती है कि वो सुबह चले जाते हैं और देर से आते हैं, तब ये लेखक के अंदर प्रश्न जाग रहा है कि मैं इससे पूछूं कि इतनी देर करती क्या हो अकेले।
मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली, वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से सीसू के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ ठेक कर एक थकी हुई हूं करके उठी और भीतर चली गई। घुटनों पर हाथ रखती है, बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और घुटनों पर हाथ रख के उठती है मालती और चली जाती है अपने बच्चे के पास। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। अभी भी लेखक सोच रहा है कि इस घर पर यह कैसा कैसा साया मंडरा रहा है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पूछे कि मालती लेखक की कौन थी, तो मालती जो है इनके दूर के रिश्ते की बहन रहती है। अपनी सखी बहन नहीं, दूर के रिश्ते में नाते में बहन लगती है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। जिस तरह से वंशीधर और नवल किशोर रिश्ते के भाई थे लेकिन अपने एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते थे, वैसा ही मालती और लेखक के बीच है। लेखक कहते हैं कि उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है, सखा वाला ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और इकट्ठे पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटपन के बंधनों में नहीं गिरा। इनके बीच जो संबंध है वो एक तरह से मित्रता का संबंध रहता है, जो कभी भातृत्व के यानी कि भाई बहन वाले या फिर बड़े छोटे वाले इन बंधनों में वो नहीं घिरा है। तो ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये आपको मालती और लेखक के बीच का जो संबंध है ये बताने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसे आप देखिएगा। और यहाँ से संगत असंगत में ये प्रश्न भी आपसे किया जा सकता है कि ये बचपन में इकट्ठे खेले थे या इकट्ठे सिर्फ लड़े थे पीटे थे। ये आप देखिएगा, बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े, इकट्ठे पीटे और पढ़ाई भी इनकी इकट्ठे हुई। तो पहले क्या आ रहा है, खेल, फिर लड़ाई, फिर पिटाई और फिर पढ़ाई। क्या पता एंटी ये क्रम पूछे, तो क्रम में ये याद रखना है। और स्वच्छंदता रहती है। आगे कहते हैं, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। कितने वर्षों बाद लेखक मालती से मिलने आए हैं? 4 वर्ष बाद। ठीक है, ध्यान में रखना है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद उसे देखने आए। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है। 4 वर्ष पहले तक मालती जो है लड़की थी, अब उसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चे की उमा है। मालती को कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या? लेखक अपने आप से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 साल पहले ये लड़की थी पर आज उसकी शादी हो चुकी है, एक उसका बच्चा भी है। अगर इससे उसके व्यवहार में या उसके किसी भी चरित्र में या किसी भी तरह से कह लीजिए, अगर उसमें परिवर्तन आया है तो क्या परिवर्तन आया है? पहले की मालती में और अब की मालती में कितना फर्क है, ये लेखक जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन आया होगा तो क्या? यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये इसने कभी सोचा ही नहीं है लेखक ने कि उसके अंदर कोई परिवर्तन आया है तो क्या। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई है, और विशेष करके मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है? मालती का जो बच्चा उनमुना रहा था, मालती उसे लेकर के लेखक के पास आ जाती है और लेखक अब उससे बच्चे का नाम पूछ रहे हैं। मालती ने बच्चे को देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। तो बच्चे का नाम क्या है? टीटी। ये तो आप लोग को याद रहेगा, टीटी तो आप लोग को ट्रेन में मिलते रहते हैं, तो ये याद रहेगा। क्या कहते हैं बच्चे को? टीटी। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा।
पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वहाँ सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्षों में वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखता हुआ कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। लेखक उसके व्यवहार को देख करके, ये मालती के व्यवहार को देख करके कहते हैं कि जान पड़ता है कि मेरे आने से तुम्हें कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, कोई खुशी नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह हूं प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसीलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होती ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर स्मृति में मानो मर गया है, इतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है। लेखक कह रहे हैं कि मालती कुछ याद करना चाहती है। शायद मालती उन बीते दिनों को याद करना चाहती थी जो लेखक और मालती ने साथ बिताए थे, उन दिनों की स्कूलों की बातें जो ऊपर इन्होंने कहा है ना कि हम साथ पढ़े, हम साथ लिखे, साथ पीटे भी। शायद मालती उन चीज़ों को याद करना चाहती थी, तभी तो यहाँ कहते हैं बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे। कभी कभी बहुत देर हम एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि रक्त का बहाव बंद हो जाता है, और शरीर में देखिएगा कि थोड़ा सा वो झिनझिनी आने टाइप पैरों में या हाथों में हो जाती है, और उससे कुछ टच करिएगा तो ऐसा लगेगा कि हाथ भारी भारी लग रहा है और नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह से कह रहे हैं। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोका डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। काफी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, यहां से मैंने प्रश्न भी बनाया है। क्या है कि मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोका डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाह रहा है पर उतार ना सके। मालती जो अपने पहले के दिनों से अब काफी कुछ बदल चुकी है, और कितना कुछ बदल चुकी है ये अभी आपको मिल जाएगा। तो लेखक जो है उसके पहले के जीवन को भी जानता है, और वर्तमान में जो देख रहा है उसे देख करके लेखक ये मत निर्धारित कर रहे हैं कि मानो उसके गले में किसी मृत जंतु का तोका डाल दिया गया है, जो चाहती तो है वो उतारना पर उतार नहीं पा रही है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, हुआ हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया गया तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। ठीक वैसे जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में खो जाता है, हम खो जाते हैं और ध्यान ही नहीं रहता, वैसे लेखक देख रहा है कि मालती भी खोई है। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, और जब दूसरी बार खटखटाया जाता है तब मालती जाती है। ऊपर जैसे ये कह रहे थे कि मालती कुछ याद करना चाहती है। क्या याद करना चाहती है? वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक उनको पहली बार देख रहे हैं। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में,
उस स्थान के बारे में। क्या क्या बात करने लगे दोनों? तो उनकी नौकरी, मालती के पति के जीवन और मालती के पति जिस जगह पर रहते थे उस जगह के बारे में, आबो हवा के बारे में, ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। उन तमाम विषयों पर लेखक कह रहे हैं कि हमने बात किया जो पहली मुलाकात में हो सकता है। तो उन बातों में जो 4 बातें आ रही हैं, एक नौकरी, दूसरा है जीवन के बारे में उनके, तीसरा है स्थान के बारे में, और चौथा है कि उस स्थान की आबो हवा कैसी है इसके बारे में। आगे कहते हैं कि मालती के पति का नाम महेश्वर। मालती के पति का नाम, मालती के बारे में ऊपर मिल गया था कि मालती इनके दूर के रिश्ते की बहन रहती है। अब यहाँ मिल रहा है कि मालती का पति जो है उनका नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। क्या है? सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं एक पहाड़ी गांव में। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। कितने बजे डिस्पेंसरी जाते हैं? प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं और टिफिन का समय, लौटने का समय 1:30 या 2 बजे। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने से उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर मतलब एक उसका शेड्यूल जो है निर्मित कर दिया गया है, उसी के अनुसार वो चल रहे हैं। उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं। रोज एक ही तरह का जीवन, एक ही तरह का जीवन जो है महेश्वर भी जी रहे हैं। निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। उनका जीवन एक ही ढर्रे पर चलता है। रोज एक ही काम करते हैं, एक ही तरह के मरीज देखते हैं, एक ही तरह के सबको हिदायत यानी कि रोगी को देखने के बाद जो दिया जाता है, नुस्खे, दवाई, सबको एक ही तरह का काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं से उकताए हुए हैं और इस गर्मी के कारण फुर्सत के समय भी वो सुस्त से दिखते हैं। आलस्य का बोध उनके शरीर पर स्पष्ट झलक रहा है। लेखक को कह रहा है कि यही कारण है कि फुर्सत में भी वो लगता है ना कि सुस्त हो गए हैं। आगे कहते हैं, मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पतिव्रता नारी जब तक पति ना खाएं तब तक कैसे खाए? तो हंस करके कहते हैं महेश्वर कि ये जो है बाद में खाती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। महेश्वर इनसे कहते हैं कि देखो भाई, आप तो बिना बेवक्त खा रहे हो, खाने का समय जो है जा चुका है तब खा रहे हो, क्या आपको इस खाने का मज़ा आएगा? मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और ही अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। लेखक कहते हैं कि देर से खाने पर और अच्छा लगता है, भूख बढ़ी रहती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, ओह, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। कौन कह रहा है? मालती कह रही है कि रोज ही ऐसा होता है, मेरे लिए नई बात नहीं है। ऊपर हमने क्या देखा? महेश्वर का जीवन एक निश्चित ढर्रे पर चल रहा है। एक ही तरह के क्रियाकलाप महेश्वर रोज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मालती के क्रियाकलाप शुरू हो रहे हैं। कह रही है कि मेरे लिए तो यह नई बात ही नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप करा।
जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। खाना खत्म करते करते 3 बज गए थे और महेश्वर कहते हैं कि अस्पताल जाना है जल्दी। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांगें काटनी पड़े। गैंग्रीन हो गया है। क्या हो गया है? गैंग्रीन हो गया है। तो क्या करेंगे? टांगें काट देंगे। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं इतनी देर टीटी से खेलता हूँ। तो 3 बज गए थे और मालती अभी खाई नहीं थी। जब उसके पति चले जाते हैं तो लेखक उनसे कहते हैं कि खाना खा लो, बैठना बाद में। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है। किंतु चली गई। मैं टीटी के हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। घड़ी में जब समय बजता है तो उसका घंटा जो खड़कता है उसे कह रहे हैं। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही हैं, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो, मालती कहती है, बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वह बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। लेखक कहते हैं कि भाजी तो सारा मैं खा गया था और तुम कहती हो बहुत कुछ बचा था। ऐसे रोब जमा करके ना कहो। मालती मानो किसी और विषय की बात कहते हुए बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए। ये सब्जी साथ लाए थे, वही अभी बढ़ती जा रही है। तो नीचे से आए इन्हें कितने दिन हो गए हैं? 15 दिन। और तब की सब्जी अभी तक ये खा रहे हैं। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है। कह रही है कि रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई। लेखक जहाँ एक तरफ सोचते हैं कि 7 बजे तक अब मालती को आराम रहेगा, वहीं दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि अब 7 बजे आएगा, मतलब 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट दिखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? तो मेहमान आकर के खाना भी खा चुका है, और अभी तक स्वागत सत्कार में जो पूछा जाता है कि कैसे हो, बताओ क्या काम है, ये सारी चीज़ें उसने अभी पूछा नहीं था। अब पूछती है कि आने का उद्देश्य क्या है। मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया तुम्हें? तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ने? मालती पूछती है कि जब मिलने आए हो तो 2-1 दिन रहोगे ना? आगे कहते हैं, नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी है जाना, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। तो मालती सामने बैठी और ये अपनी डायरी देख रहे थे। तब ये सोचते हैं कि मैं, वो बात करने बैठी है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो गलत चीज़ है। फिर इन्हें लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस घर पे जो छाया है वो मुझे भी अपने
वश में कर रही है, तभी मैं भी ऐसा होते जा रहा हूँ, बात करने से कतराने वाला भाव। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मैं भी वैसा नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर हो गया है, जैसे मालती हो गई है। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। क्या पूछते हैं उससे कि पढ़ती लिखती नहीं हो क्या, और चारों ओर देखने लगते हैं कि कहीं किताब दिख जाए। यहाँ कहकर मालती थोड़ी सी हंसती। क्या कहती है कि यहाँ मैं पढ़ूं लिखी हूँ, और कह करके हंस देती है। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लॉरी में? आए कैसे हो लॉरी में? लेखक जवाब देते हैं, पैदल। तो किससे गए थे? पैदल गए थे लेखक, ठीक है। मालती कहती, इतनी दूर पैदल आ गए? बड़ी हिम्मत की। लेखक कहते हैं, आखिर तुमसे मिलने आया हूं। मालती कहती है, ऐसे ही आए हो? लेखक कहते हैं, नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं, तो अपना बिस्तर जो है ये लेकर के आए हैं। मालती कहती, अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। अगे उसे बताते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मालती कहती है, मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी ही नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई। टीटी को साथ लेकर जब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा और सोचने लगा, मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वरता उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वरता टूट गई, मौन हो गई। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और उसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र की भांति स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनाने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। जिस तरह से 3 बजने पर इसने कहा था यंत्रवत्सा कि 3 बज गए, वैसे ही अब 4 बजने पर कह रही है। उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीड मीटर यंत्रवत फासला नापता है, गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह मालती का जीवन भी हो गया है, जिसका फासला कौन नाप रहा है? घड़ी नाप रही है। और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। तो घड़ी का जो घंटा खड़कता है वो मालती उससे अपने आप को जोड़ करके ये समझती है कि मैंने अपने दिन का या मैंने अपने जीवन का इतना पथ तय कर लिया है। इसीलिए एक तरह से बोझ वाली जब हम चीज़ें करते हैं ना, किसी भी चीज़ को जब हम बोझ वाली चीज़ें करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि इससे कब पिंड छूटे, ये कब समाप्त हो, अभी इतना है, अभी ऐसे है। तो ठीक उसी तरह से मालती का रहता है। ठीक उसी तरह से मालती का रहता है, जो समय होने पर कहती 3 बज गए, 4 बज गए, इस तरह से। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कोली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया है? लेखक कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा
कि भाई बताइए ये गैंग्रीन कैसे हो गया है। एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? बोले हाँ, मिल ही जाते हैं। यही हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई और बोली, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, उस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बांह काट देते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। मालती क्या कह रही है कि हर दूसरे दिन ये किसी की टांग काट देते हैं, किसी की बांह काट देते हैं, क्या इसी को अच्छा अभ्यास कहते हैं? महेश्वर हंसे और बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। मालती क्या कह रही है कि क्या पहले दुनिया में कांटे नहीं होते थे? आज तक मैंने नहीं सुना कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, हम मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसे बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुरा जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तो संवेदना देखिए मालती की कितनी मर चुकी है। क्या कह रही है कि पहले इस तरह की बातों से जो उसके यंत्रवत जीवन पर बात कर रहे थे, उसका ये विस्तार है। एक यंत्र को फर्क नहीं पड़ता है, एक मशीन को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वास्तविक इंसान है उसे फर्क पड़ता है। तो मालती अपने तरफ से कहती है कि मैं तो रोज ऐसी बातें सुना करती हूँ, अब कोई मर मुरा जाए तो भी उसका मुझे ख्याल नहीं होता। और पहले सुन लेने मात्र से मालती को डर लगने लगता था, रात रात भर जगी रहती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खन खन शब्द से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन पड़ेगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? पलंग रहता है लोहे का, और ये महेश्वर कहते हैं कि इस लोहे को, पलंग को उठा करके बाहर कौन ले जाएगा, इसीलिए हम लोग अंदर ही सो लेते हैं। मच्छर भी हैं। अब नीचे जाएंगे तो चरपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रोक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आज यहाँ अच्छा नहीं होगा। कहते हैं कि आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूं, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वे भी धो लेना। महेश्वर उसको क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आम लाया हूं, उसे भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और अपने आंचल में डाल दिया। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम कभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, अभी जस्ट भर्ती हुए थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी की।
चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ खाना। तो जब स्कूल में इन दोनों का शुरुआती दिनों में एडमिशन जब हुआ था तो इनकी सबसे बड़ी खुरापात क्या थी कि हाजिरी लगा करके क्लास से भागते थे और भाग करके बगीचे में जाते थे और वहाँ जा करके कच्चे आम खाते थे। मुझे याद आया कभी जब मैं भाग आता था और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि उसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितने पेज? 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती और अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? लेखक सोच रहा है कि यह क्या है, यह कैसा जीवन है जो मालती एक समय किताब से 20 पन्ने फाड़ करके फेंक देती थी। जिस मालती को एक समय पढ़ने में तनिक भी रुचि नहीं थी, आज वही मालती देखिए अखबार के एक टुकड़े को भी नहीं छोड़ रही है, उसे भी तब तक पढ़ रही है जब तक उस पर का अंतिम अक्षर भी समाप्त ना हो जाए, एक अक्षर भी छूटने ना पाए। इस तरह से उसे पढ़ रही है। और उसके इस परिवर्तन को देख करके, ऊपर हमने देखा ना लेखक शुरुआत में कहानी के कि लेखक सोचते हैं कि आज वो विवाहित हो चुकी है, उसका एक बच्चा है, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ होगा। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा परिवर्तन है कि मालती एक तो यंत्रवत सा जीवन जी रही है, दूसरी मालती जो कभी पढ़ने के लिए जानी ही नहीं गई, आज उसकी रुचि पढ़ाई की तरफ जा रही है। तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? सारे काम अभी कर ही रही है। तभी देखिए महेश्वर उससे पूछते हैं कि रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। मालती कहती है कि बस अभी बनाती हूँ। और पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तृण हो गई। मतलब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। हमने क्या देखा था कि बर्तन धो रही थी तो मचलने लगा था, और तब इसको महेश्वर पकड़ लेते हैं। लेकिन अब जो है कुछ ज़्यादा ही बच्चे का भाव बदल रहा था, रोने की तरह जा रहा था। तो वह मालती की ओर बढ़कर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। एक बच्चे को लेकर के खाना बनाना थोड़ा मुश्किल कार्य है, पर मालती देखिए ये भी कर रही है, दोनों काम एक साथ। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और ना जाने किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। और ये दोनों जो हैं चुपचाप बैठे हैं कि कब खाना बन जाएगा, कब रात समाप्त हो जाए, कब ये बोलें या मैं बोलूं, और उसी तरह गुजर रहा है। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे। टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उस पर लेट गई थी। वह सो गया था, पर नींद में बालक जो है टीटी सो गया था और मालती पलंग के एक हिस्से पर मोम जामा बिछाकर बालक को लिटा गई थी। ये मोम जामा किस तरह का बिछावन होता है ये तो खैर मुझे भी नहीं पता। तो मोम जामा बिछा करके उसे लिटाई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। कितना मील पैदल चल करके लेखक मालती से मिलने गए हैं? 18 मील, ध्यान में रखिएगा। किंतु उनके स्वर ने मानो
जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं और महेश्वर बैठे बैठे देखिए सो रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पलंग पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनर्भ था। पूर्णिमा की आकाश थी तो चंद्रमा की किरणें स्वाभाविक है। मैंने देखा उसके सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष। किस तरह के वृक्ष हैं? चीड़ के वृक्ष वहाँ है। पहाड़ी अंचल रहता है और पहाड़ों के ऊपर ही रहते हैं, जिसके कारण सब्जी वगैरह के लिए इन्हें नीचे जाना पड़ता था। मैंने देखा कि पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। चीड़ के पेड़ जो गा रहे हैं। मैंने देखा कि प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ निरीह उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप की नाई उठकर वातावरण में सोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं प्रकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर वह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। पहले मिट्टी के बर्तनों में दही जमते थे और इसमें जमने वाली दही बड़ी अच्छी लगती थी। आज भी भांड में दही कहीं कहीं मिलती है, मिट्टी के पात्रों में, दुकानों में। तो उसको गर्म पानी से धो रही है और कह रही है बस अभी छुट्टी हुई जाती है। और मैंने कहने पर कि 11 बजने वाले हैं धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतना बच जाता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बाहर जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती का जीवन उसकी रोज वाली जो गति है उसमें बह रहा है। रोज ही यह होता है तो रोज की जो इनकी दैनिक क्रियाएं हैं उसी में इनका जीवन जो है चल रहा है। किसी तरह का नयापन इन दोनों के जीवन में, मालती और महेश्वर में, ये नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था, मालती का ये जीवन जो उसके एक नियमबद्ध में बंधा हुआ था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और एकाएक मानो जैसे शेषवोचित कामना से उठा और खिसककर पलंग से नीचे गिर पड़ा। इन्होंने बताया था कि बालक जो है लेटे समय अचानक से उठ भी जा रहा था। और अब देखते हैं कि चांदनी में ये दिख कैसा रहा है। तभी क्या होता है, टीटी जो है बिस्तर पर से गिर पड़ा है और चिल्ला करके रोने लगा। महेश्वर चौंकते हैं और कहते हैं क्या हुआ। मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। इसको चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर जाता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। विद्रोह होता है लेखक के अंदर, उनके मन में, मन के भीतर ही, लेकिन बाहर एक शब्द नहीं निकलता है। लेखक क्या कहता है, माँ, युवती माँ, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मालती की अभी कोई इतनी विशेष उम्र नहीं थी,
4 वर्ष हुए थे शादी के, 4 वर्ष बाद उससे लेखक जो है मिल रहा था। और शादी के कितने वर्ष हुए थे? शादी के कितने वर्ष हुए थे ये आप कमेंट करके बताइए। 4 वर्ष बाद लेखक उससे मिलते हैं, लेकिन शादी के कितने वर्ष हुए हैं कमेंट करिए। तो लेखक यहाँ पर उससे कह रहे हैं बच्चे के गिरने पर भी मालती जो है, जो यंत्रवत सा जीवन जी रही थी, यंत्र की भांति जी रही थी, एक यंत्र की तरह कहती है ये तो रोज ही गिर पड़ता है, इसमें अब ऐसा क्या विशेष रह गया, गिर गया चोट ही तो लगी है, रोज ही तो लगती है, छोड़ो बात हटाओ। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर आई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि अभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को क्या देख रही थी। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपने भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। तो लेखक के घर उसके जाने से और 11 बजे रात तक की कहानी में वर्णन है। लेखक जब उसके घर जाता है वहाँ से लेकर के 11 बजे रात तक का इस कहानी में आपको वर्णन देखने मिलता है और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी के 2 नाम हैं, देखिए एक बार और बता रहा हूँ, रोज और दूसरा नाम जो है गैंग्रीन। पहले इसका नाम रोज था। कथा को जब हमने पढ़ा तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रत्येक जगह हमें क्या देखने मिलता है। एक तो महेश्वर का जीवन भी एक रोज वाले पैटर्न पे चल रहा है। जिस तरह से एक ऑफिस एम्प्लॉय होता है या कोई भी आजकल देखिएगा कोई भी एक वर्किंग मैन है जिसे 9 से 5 या जो भी उसका टाइम है, उसने अपने आप को बांध रखा है कि मैं ये करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना अंजू दीदी, अंजू दीदी आप लोगों ने नाटक पढ़ा है, तो अंजू दीदी में नाटक में जो रहता है, अंजू दीदी का जो शासन है वो एक तरह से यंत्रवत सा ही तो है, यंत्रवत सा ही तो है। यहाँ पर आप अगर श्रीपद के उस कथन को लाइएगा कि जिस दिन मनुष्य मशीन बन जाएगा तब जाकर के इससे जोड़िए उसको ला करके, तो देखिए आपको इस कहानी का विकास वहाँ कैसे दिख रहा है। जिस चीज़ पर आगे सबसे पहले नज़र डाल रहे हैं, हमने ऊपर विजयपाल सिंह का वो जो विजय मोहन सिंह का वो कथन पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ा, अब यहाँ आपको वो स्पष्ट हो रहा होगा कि मालती एक यंत्रवत सा जीवन में चली आई है। मालती जो एक ऐसी पात्र रहती है जो बड़ा उन्मुक्त और स्वच्छंद जीवन बचपन में जी करके आई थी, वो मालती शादी के बाद इतना बदल गई है कि आज उसे अपने बच्चे के गिरने से एक माँ के अंदर अपने बच्चे के लिए जितना प्रेम होता है उतना किसी और के लिए नहीं होता है। अब दूसरा जो इसका शीर्षक है उसे लेकर के अगर इस कहानी की हम बात करें, गैंग्रीन की लेकर के हम बात करें, गैंग्रीन पर अगर हम बात करें तो ये 1990 में इसको दे दिया गया शीर्षक। अब देखिए ये जो छाया की बात कर रहे हैं, क्या ये छाया या मालती और महेश्वर के जीवन में ये जो अवसाद है, ये जो मालती के चेहरों पर मुरझाया हुआ पन जो दिखता है, मालती के अंदर एक तरह से अपने दिन काटने की जो भावना दिखती है, क्या ये छाया उस गैंग्रीन वाले कांटे के प्रतीक है जो पैरों में धंसने पर पैर काटना पड़ता है? क्या मालती और महेश्वर के दाम्पत्य जीवन में भी एक कांटा चुभ गया है? वो वही घून है। लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके जीवन में घून लग गया है। तो क्या ये जो गैंग्रीन, ये गैंग्रीन जो है यहाँ प्रतीक है? मैंने जितना इस कहानी को समझा है और मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ गैंग्रीन जो है सिर्फ बीमारी के रूप में नहीं है, यहाँ गैंग्रीन और गैंग्रीन का वो चुभने वाला कांटा। मालती का आपको स्टेटमेंट याद आ रहा होगा, मालती ने ऊपर एक जगह कहा था कि कांटा चुभने से कोई मरता नहीं है। बात सही है, मरता नहीं है,
पर उसकी पीड़ा और उसके तकलीफ में आदमी जीता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और क्या ऐसा नहीं है कि इन दोनों के भी जीवन में वो कांटा चुभ चुका है और उसका एक ही इलाज है कटना। और अगर ये कट नहीं रहे हैं, अलग नहीं है, उस अंग प्रत्यंग को जैसे उसमें अलग किया जा रहा है ये नहीं कर रहे हैं, तो ये उसकी पीड़ा में और दिन पर दिन ग्रसित हुए जी रहे हैं। जहाँ तक मैंने इसे समझा है, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर गैंग्रीन जो है प्रतीक है, और गैंग्रीन का कांटा जो चुभता है, जिसकी महेश्वर इलाज करते हैं, वही कांटा इनके जीवन में भी चुभा है। उस कांटे के माध्यम से जो छाया की बात करते हैं वही चुभा है, और मालती अपने अकेलेपन के जीवन में अब दिन पर दिन यंत्रवत सी होती जा रही है, और उसे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। जब भी कोई घटना घटती है तो कहती है ओ ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इस तरह के उसके भाव रहते हैं। बाकी आप सबका भी इस कहानी से रिलेटेड अगर कोई मत बनता है तो आप कमेंट करिएगा। दरवाजे आप सबके लिए हरदम खुले हैं। हर एक का देखने का अपना नज़रिया होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम इस कहानी पर आगे भी बात करेंगे, और मनोवैज्ञानिक कहानी है तो इस पर बात होनी चाहिए, तभी इसके कई परतें खुलती हैं। मनोविज्ञान के जो परतें होती हैं वो खुलती हैं। तो इसे देखिए, अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समाप्त करते हैं यहीं पर, ठीक है।